नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा बुलेटिन में। मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि जनता के मुद्दों को शामिल कर समय पर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा और चुनाव निष्पक्ष तरीके से होंगे। जैसे कि नगर निकाय चुनाव की जो है घोषणा इस समय हो चुकी है और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसके लिए एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया। हम लोग पहले भी इसकी मीटिंग कर चुके हैं और आज भी हमारे सभी सदस्यों के सम्मानित सदस्यों के साथ ये हमारी नगर निकाय के घोषणा पत्र के लिए आज मीटिंग हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हरियाणा में जो चुनाव घोषणा हुई है ये छोटी सरकार आप इसको कह सकते हैं। और जिस तरह से 3 हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनके चुनाव इस समय होने हैं, जिसमें पंचकुला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, अम्बाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सोनीपत का होने वाला है और नगर परिषद रेवाड़ी का है, कुछ हमारी नगर पालिकाओं को चुनाव होना। इसके लिए हमने घोषणा पत्र के बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं जिन पर पूरी तरह से चर्चा करने का काम किया है। जैसे ही फाइनल हमारा ये घोषणा पत्र हो जाता है, सभी को इसको अच्छे ढंग से सार्वजनिक करने का काम करेंगे। तो मैम ये घोषणा पत्र तैयार करने से पहले आप चुनाव में पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनसे भी कोई राय लेंगे या फिर उनसे कुछ पूछेंगे किस तरीके के मुद्दे हैं ताकि उनको मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। उसके बाद देखिए, जो हमारा मैनिफेस्टो है इसको लेकर हमने जो कमेटी के हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जो हमारे चुने हुए सांसद हैं, जो हमारे चुने हुए विधायक हैं या जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं या जो हमारी जनरल पब्लिक है जिनसे जुड़ा हुआ हर एक मुद्दा है, बहुत सारे साथियों ने हमें पर्सनल हमारे ग्रुप पर या मेल भेजकर या अपने सुझाव उन्होंने भेजने का काम किया। सभी से बातचीत हम लोगों ने की है। साथ ही साथ में बहुत सारे मैनिफेस्टो हमने लेकर अपना, चाहे पिछला मैनिफेस्टो है या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसमें कि वायदे तो बहुत ज्यादा किए गए थे और मैनिफेस्टो में आपने स्वयं देखा होगा जो वायदे किए गए थे उसके अलावा इस सरकार के हर कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार का अड्डा बना और इसी सरकार ने उस पर जो है जांच बिठाने का काम किया है। हम भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त छोटी सरकार नगर निकाय में देने का एक प्रयास करेंगे। विशेष तौर से इसमें सुविधाएं किस प्रकार से दी जाएं। सबको ये रहता है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है, बीजेपी की राज्य में सरकार है, तो क्यों हम कांग्रेस पार्टी या दूसरे दलों की ओर दें। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो हमारा घोषणा पत्र हम लोग सब मिलकर तैयार कर रहे हैं, ये फाइनल जब हो जाएगा उसके बाद इसको लॉन्च करने का काम करेंगे। सबसे पहले यह है कि शहरों में इस समय बहुत ज्यादा मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, चाहे पीने के पानी की है, सीवरेज की समस्या है, आवारा बेसहारा पशु जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, बंदर जो है सबसे बड़ा, उनकी वजह से भय का एक वातावरण बना हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा एक वहां पर है। ठोस कचरा प्रबंधन की बात बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्वच्छ साफ शौचालयों की बात बार बार करते हैं, शौचालयों का बहुत बड़ा एक अभाव है। बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए, घूमने के लिए, सभी के लिए स्वच्छ पार्क नहीं है। स्ट्रीट लाइटों की बहुत ज्यादा समस्या है वहां पर। तो इस तरह के तमाम मुद्दे हैं जिसमें हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कॉरपोरेशन में अपना बहुत ज्यादा अपना एक बजट आता है। हम चाहते हैं कि साफ सुथरा एक हम लोग जो है नगर निकाय का ये जो चुनाव हो, और सबसे बड़ी उम्मीद करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है जरूर करवाया जाए। और उसी को लेकर आज हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। और बहुत सारे मुद्दे हैं शहरों में, कुछ गांव जो हैं वो जैसे इंक्लूड हो गए हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जब हमारा फाइनल मैनिफेस्टो हो जाएगा तो आप सबको सूचित किया जाएगा। देखिए, उनके सुझाव भी आए हैं, बिल्कुल उन्होंने स्वयं, क्योंकि उनके क्षेत्र में जैसे चुनाव हो रहे हैं इस समय, तो सांसदों के द्वारा स्वयं भी दिया जा रहा है। और हमने भी उनसे, क्योंकि हमारी कमेटी में सभी सदस्य होने और चेयरमैन होने के नाते जो हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमने स्वयं भी बातचीत की है और उनके द्वारा हमें ये सुझाव जो है वो भेजे भी गए। सभी की कंसल्टेशन के साथ, खास तौर से जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए ये घोषणा पत्र बन रहा है, उनके सभी की सुझावों के साथ हम इसको करने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल उनसे सलाह की गई है। और आगे आने वाले समय में, अभी तो क्योंकि नामांकन की तिथि थोड़ी दूर है, उससे पहले हम लोग फाइनल सभी सुझाव लेने के बाद क्या क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुडिक्शन में हमारा आता है, उसको लेकर हम लोगों ने सभी से सुझाव लेने का हमने काम किया। अभी मैनिफेस्टो से जुड़ी बात करें,
देखिए, जैसे कि जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जैसे ही निकाय के चुनाव डिक्लेयर हुए उसी दिन ही हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी का एक गठन कर लिया गया था। हमने उससे एक अगले दिन ही एक मीटिंग की थी। उसके बाद आज हमारी दूसरी मीटिंग है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर से एक मीटिंग करेंगे। बहुत सारे और साथी हैं जिन्होंने जूम के माध्यम से जुड़ के अपने सुझाव दिए हैं, जो एक दो साथी हमारे नहीं है। और पीसीसी ने ये कमेटी का गठन किया है। उसके बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग जो है इस मैनिफेस्टो को लॉन्च करने की जो आगे की प्रक्रिया है उसको समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोकल मुद्दे भी हैं। कॉरपोरेशन का चुनाव कांग्रेस पार्टी इस समय हाथ के सिंबल पर लड़ रही है, जिसमें कि पार्षद भी हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव हमारा सिंबल पर हो रहा है और नगर पालिकाओं पर। भिवानी की बेटी दिया शर्मा ने जूनियर नेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। उनके शानदार प्रदर्शन पर शहर में उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। मेरा नाम दिया है और मैं मेगा माइंड किड स्कूल में पूर्व छात्रा भी रही हूँ। यहाँ पे आई हूँ तो इन लोगों ने मेरा सम्मान बहुत धूमधाम से किया है, अच्छे से। कब से कब तक गेम्स आयोजित हुए थे? ये गेम मेरे नागपुर में थे 5 से 11 तक और मैं आज पहुँची हूँ। तो किस तरह की फाइट रही, किस तरह का कंपटीशन देखने को मिला, कौन से गेम्स ये आयोजित हुए? ये मेरे नेशनल्स थे, ये जो नागपुर में हुए हैं ये मेरे नेशनल थे। बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, मतलब बिल्कुल अच्छा रहा था। फाइट करने में भी बहुत मजे आए थे। फाइनल फाइट कितने उससे आपने मार्जिन से जीती है बॉक्सिंग? फाइनल फाइट मेरी महाराष्ट्र से थी, उनका ग्राउंड हाउस था, उससे जीती मैं 5-0 से। तो आगे किस तरह के लक्ष्य रखे गए हैं, क्या बनना चाहते हो आगे जाकर, किस तरह से देश के लिए खेलना चाहते हो? आगे तो मेरा लक्ष्य यही है, अभी मेरी मई में 1 से 16 तक मेरी एशियन है उज़्बेकिस्तान में, तो वहीं पे ही गोल्ड लाने की कोशिश है। तो कितने वेट कैटेगरी में आप खेलते हो के बाद? मेरा वेट 60 to 63 वेट कैटेगरी में। हाँ जी बिल्कुल, अभी उसी के लिए कर रहे हैं तैयारी आगे जाकर। कितने साल से लगातार बॉक्सिंग कर रहे हैं? मैं जब इस स्कूल में आई थी, मैं जब से ही कर रही हूँ। मैं 4th क्लास में आई थी, अब 11th में हो गई हूँ। मैं जब से करने लगी। क्या नाम है, क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह से सम्मानित किया गया? आज हमारे स्कूल के लिए बड़ा ही गर्व का पल है, क्योंकि हमारे स्कूल की पूर्व छात्रा दिया शर्मा ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करके एक देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह सफ़र उनका इतना आसान नहीं रहा। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलों में बहुत ही होशियार रही है और किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है, जो दिया शर्मा ने हासिल करके ये संभव बना दिया है। इस तरह से देखने छात्रा भी देखे स्कूल की छात्रा बड़ी होनहार रही है सर ये, और गेम में इसकी शुरू से ही रुचि रही है। गेम में ये जब से स्टार्टिंग से हमारे पास थी और इसने बढ़ चढ़कर खेलों में भाग लिया है और पढ़ाई के साथ साथ गेमों में इसकी बहुत रुचि रही है। और आज आप देख ही रहे हैं कि इसने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। तो सर आगे तो आप देख ही रहे हैं कि देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, और हमें यह पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और बेहतर प्रदर्शन करके हमें और हमारे देश का बहुत नाम रोशन। एनआईटी कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट आत्महत्या मामले को लेकर चिंता जताई जा रही है। जेजेपी नेता ने जांच की मांग की है और प्रशासन पर सवाल उठाए। क्या कहेंगे प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस में आप यहां पर आए। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज कुरुक्षेत्र में जो एक अहम मुद्दा एक बना हुआ है, रात से ही आप सभी पत्रकार साथी और सभी जो स्टूडेंट्स हैं एनआईटी की जो धरा पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और पिछले निरंतर फरवरी से लेकर अप्रैल तक जो 4 आत्महत्याएं जो बच्चों ने की हैं, वो अपने आप में गंभीर विषय है और चिंतनीय विषय है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा मेन है
कि ये आत्महत्याएं एनआईटी में क्यों हो रही हैं। आज अगर रात की बात करें, सारा रात स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया और विभिन्न अपनी मांगे रखी, लेकिन मुझे ये कहते हुए ये अपने आप में एक ऐसा लग रहा है कि हम कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर बैठे हैं और जहां पर ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। और शर्म की बात यह है कि यहाँ रात का ये सारा इंसिडेंट होने के बावजूद भी हमारा जिला सीएम जिला जाना जाता है। ना तो यहाँ पर अभी तक हमारे माननीय सीएम साहब ने उन बच्चों के प्रति कोई संवेदनाएं प्रकट की हैं, ना कोई उनके हक में बयान दिया है, ना ही यहाँ के एमपी ने कोई बयान दिया, ना ही यहाँ के मौजूदा एमएलए ने कोई बयान दिया है। और जो अपने आप में राजनीतिक यहाँ पर बने घूमते फिरते रहते हैं, ना तो उन्होंने जाकर बच्चों की सुध ली है। ये हमारे लिए गंभीर विषय है। हमें सोचना होगा कि ये बच्चे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। चिंतनीय विषय है। सारी रात बच्चों ने प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज भी अगर उस बच्ची के माता पिता यहाँ पर दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनको पोस्टमार्टम करवाने के लिए दिक्कतें आ रही हैं, वो पोस्टमार्टम करवा नहीं रहे क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जब तक बच्चों ने रात भी कहा कि हम सीबीआई जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत उन बच्चों को और पेरेंट्स को नहीं दिया गया कि इनके ऊपर हम ये कार्रवाई करेंगे। वहां पर हमने रात को देखा कि किस प्रकार से एक प्रोफेसर शाबुद्दीन है जो किस प्रकार से ऊंचा ऊंचा वहां पर हंस रहा था और बच्चों का मजाक उड़ा रहा था। ये कितना चिंतनीय विषय है। एनआईटी संस्था कुरुक्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की नहीं बात करूंगा, पूरे दुनिया में जानी जाती है। और यहाँ पर विभिन्न राज्यों के बच्चे और विभिन्न देशों के बच्चे आकर पढ़ते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन वहां पर शाबुद्दीन जैसे प्रोफेसर आकर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, ये कैसे सहन होगा। हम इसको कतई सहन नहीं करेंगे। एक वहां पर प्रोफेसर हैं महेश गुप्ता, जिनके ऊपर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बच्चों को तंग करते हैं। तो ये देखना होगा कि ऐसे प्रोफेसर के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो वहां के डायरेक्टर कैसे मौन रह सकते हैं। मैंने अभी आपके आने से पहले ये चिट्ठी माननीय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं उनको अभी स्पीड पोस्ट कर आया हूं और मांग की है कि एनआईटी के प्रशासन की जो जांच की जाए। यहाँ पर जो आत्महत्याएं हो रही हैं बच्चों की, वो क्यों हो रही हैं, ये देखना चाहिए। जब तक ऐसी जांच नहीं होगी, मुझे लगता है कि बच्चे प्रताड़ित होते रहेंगे और हमें ये देखने को मिलता रहेगा। एक आत्महत्या हो तो हम इसे समझते हैं कि किसी बच्चे ने पता नहीं किस प्रेशर में की। 4 आत्महत्या हो गई है सर। आज तक एक बच्चे की भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। तो साहब ये किसकी कमजोरी है? हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमजोरी है। ये देखना होगा, समझना होगा। जब तक साहब हम नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, मुझे लगता है यही हालात बनते रहेंगे। और मैं तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप इसमें इन्वॉल्व होकर एनआईटी की जांच करवाएं, ताकि यहाँ के प्रशासन की जो पोल खुल सके। बच्चे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं सर, ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। सारी रात बच्चे आपने अपने कैमरों पर दिखाया किस प्रकार से वहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे रहे। सर ये चिंतनीय विषय है, इसके ऊपर गहन मंथन होना चाहिए। और मैं तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये बात अच्छी नहीं है कि हमारे कुरुक्षेत्र ही जिले में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सर कितना चिंतनीय विषय है। यहाँ पर गैंगस्टर गोली चलाकर चले जाते हैं। लाडवा हल्का तो सीएम का हल्का है। पिछले दिनों यहाँ पर गोलियां चलाकर चले गए, आज तक ये नहीं पता गोली चलाने वाला कौन है। व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा, किसान मंडी में बैठा है। सब व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है, लेकिन अपना डंका बजाने में मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ती है। कितने बड़े बड़े पोस्टर लगाकर अपनी वाह लूटने का काम करते हैं, लेकिन जब इन मुद्दों की बात आती है तो साहब मुझे लगता है कि ये प्रशासन कहीं ना कहीं मौन हो जाता है, गायब हो जाता है। पुलिसिया प्रशासन को आगे करके बच्चों को डराने का, धमकाने का प्रयास किया जाता है कि अपनी आवाज न उठाओ। वहां के प्रशासन आपने दिखाया, बच्चे किस प्रकार से बोल रहे थे कि एनआईटी के प्रोफेसर हमें दबाते हैं कि अगर आप बोले तो आपकी जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट कर दी जाएगी, आपको पेपरों में फेल कर दिया जाएगा। साहब क्या आवाज उठाना हमारा हक नहीं है? अगर कोई प्रोफेसर गलत कर रहा है, कोई प्रशासकीय अधिकारी गलत कर रहा है, तो क्या हमारी आवाज उठाना गलत है? जब ऐसी बातें होती है तो स्टूडेंट की आवाज को दबा दिया जाता है।
मैं एक बात तो कह देना चाहता हूं साहब, हम सभी एनआईटी स्टूडेंट के साथ हैं और जो भी एनआईटी के स्टूडेंट अपना जो भी निर्णय लेंगे, हम उस निर्णय के साथ चलकर एनआईटी के प्रशासन को ये बताने का कार्य करेंगे कि आप इन बच्चों को अकेला मत समझो। हो सकता है ये दूसरे देशों से आए हों, दूसरे स्टेट से आए हों, लेकिन है। भिवानी में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने सरकार पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और आरक्षण बिल पर भी अपनी बात रखी। कि सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सारे साथियों की तरफ से पूरे भिवानी के जो भगवान परशुराम समिति है और सारे आयोजक और पूरे समाज को मैं बधाई देता हूँ, छत्तीस बिरादरी को बधाई देता हूँ। हर साल जो भिवानी के अंदर एक ये सफल आयोजन जो करते हैं भगवान परशुराम जयंती पे, और छत्तीस बिरादरी, क्योंकि भगवान किसी एक जात धर्म बिरादरी के नहीं होते, छत्तीस बिरादरी के लोग भगवान परशुराम जयंती को मनाते हैं। मैं पूर्ण रूप से पूरे जिला भिवानी को और पूरे साथियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। देखिए, ब्राह्मण समाज की जहाँ तक आपने बात की, ब्राह्मण समाज एक पूरे देश की मैं बात करूँ, चाहे हरियाणा की बात करूँ, ब्राह्मण समाज को छत्तीस बिरादरी सर्वधर्म बड़े सम्मान के रूप में देते हैं और बड़ा सम्मान देते हैं। कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण समाज के जो खासकर हमारे युवा साथी हैं, ये समाज में कहीं ना कहीं जो भी कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिससे पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी के लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं। आप किसी भी गांव में जाओ, किसी उसमें जाओ, दादा बगैर कोई बोलता नहीं है। एक पंडित जी होते तो पंडित जी ने कोई बात कह दी तो उस पंडित जी की बात पर हर आदमी अमल करता है। तो ब्राह्मण समाज ने, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और उसमें देश को भी दिशा, कभी आप देखिए, देश को दिशा दिखाने वाले भी ब्राह्मण थे और लोगों ने उनकी बातों पर फूल चढ़ाया। राजा महाराजा टाइम की बात ले लो, आज कहीं ना कहीं समाज में गिरावट है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। हमारे बच्चों में भी गिरावट है कहीं ना कहीं। मैं हर उस समाज के लोगों से, मैं तो छत्तीस बिरादरी के लोगों से एक अपील करता हूँ, खासकर ब्राह्मण समाज के युवाओं से भी मैं अपील करता हूँ कि जैसे सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि यह बोले किसान बोलना सीख ले और अपना पराया न पहचानना सीख लो। तो आज आपने बोलना भी सीखना पड़ेगा और अपने पराये को पहचानना भी सीखना पड़ेगा कि कौन अपना है, कौन आपके लिए है। तो एक समाज में जो कहीं ना कहीं कमियां आ रही हैं, ये हम सब ने मिलकर इन कमियों को दूर करना चाहिए। बीजेपी नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, इसको लेकर के आई है, आप एज ए विधायक इसको कैसे देखते हैं कांग्रेस के मेंबर होने के? देखिए, जो आज इन्होंने नाम चेंज कर दिया, और ये सबसे पहले आपको याद हो यूपीए की सरकार थी, तो श्रीमती सोनिया गांधी इसको लेके आई थी और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। आने वाले वक्त में महिलाओं को रियल में स्थान मिलेगा, क्योंकि पंचायतों में देखा जाए तो आज भी पत्नी सरपंच है या फिर बहुत सारी जगह ऐसी नगर पालिका है, नगर परिषद में चेयरमैन जो है वो प्रतिनिधि के तौर पे ही जानेगा। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि नाम बड़ा दर्शन छोड़ने वाली बात है। आज महिलाओं को स्थान तो मिल रहा है, और पहले के जैसे पुराने जमाने में जब हमारी काकी ताई या माता जी होती थी, कोई भी आपने देखा होगा कि भी चौपाल के नज़दीक में नहीं जाती थी और चौपाल के आगे के निकलती थी, ओला करके निकलती थी, घूंघट निकाल कर निकलती थी। पर अब वो टाइम नहीं रहा। अब पढ़ी लिखे जनरेशन आई है, इससे बदलाव तो हुआ, अवश्य पूरे इसमें बदलाव हुआ है। पहले हमारी जो महिलाएं थी वो घर से कभी बाहर नहीं निकली, और उन्होंने आज का जो समय है, आज जो महिला हैं
चंडीगढ़ में एक महिला डॉक्टर ह्यूमन राइट्स कमीशन के दफ्तर पहुंची। उनका सम्मान किया गया। अधिकारियों ने उनके कदम की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। कि वो डिसाइड करेंगे कि हर पेशेंट एडमिट होना है। पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो। बट ऐसे एक दो लोगों के कारण पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी बदनाम हो जाती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਰਕਪੁਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਲੀਨਿਕ। ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਲੀਨਿਕ। ਮੈਡੀਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਸਕਿਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਡੀਸਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜੋਬ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਚ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਓਪੀਡੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਚਲੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਇੱਛੁਕ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਟ ਮੀਨਸ 5 ਸਟਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਮਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਓਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪਰ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮੇਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਾ ਵਾਲੇ, ਲੈਬ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਤਾ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ
10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, 4,95,000 ਤੱਕ ਓਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। TPA ਪਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 105 ਲੱਖ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ BP ਬੜਾ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡਿਕਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਗਦ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਦੀ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਈਏ। ਇਹ मेरा पिछले हॉस्पिटल्स ਵਿੱਚ एक्सपीरियंस रहा है जो तुसी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए लोकल 7 न्यूज़ के साथ।